आज का टॉपिक है कि अकेले में ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं। जैसे कोई बंदा अकेले रूम पर रहता है तो वो ग्रुप डिस्कशन कैसे करता है। तो मैं बता दूं मैं अपने आप ही ग्रुप डिस्कशन करता हूँ। मेरे आसपास के लोग कोई भी यहाँ पर मतलब मेरे साथ का बंदा नहीं है जो मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन कर सके, तो मैं अपने आप ही क्वेश्चंस को रिवाइज करता रहता हूँ बार बार, और अपनी माइंड में ही उनको जैसे कि ग्रुप डिस्कशन करते हैं ऐसे ही मैं करता रहता हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि कोई बंदा अकेला है, रूम पर रहता है, तो वो कैसे ग्रुप डिस्कशन कर सकता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ और आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। जब मैंने एक पेज पर पहले उन सभी क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, चाहे वो करंट अफेयर्स से हों, चाहे स्टैटिक जीके से हों, या वो साइंस से हों, या जो हाल ही में पूछे गए जो स्टैटिक जीके के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो सभी मैंने लिखे हुए हैं। वो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं सारे ऑप्शंस को पहले देखता हूँ। मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मुझ पर कौन कौन से ऑप्शंस बन रहे हैं, देन मैं उसको आंसर टिक करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर निम्न में से कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कालीबंगन, या ऑप्शन बी है लोथल, या ऑप्शन सी है रोपड़, या ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। मैं बता दूं पत्तन नगर बोलते हैं बंदरगाह को। पत्तन नगर किसे बोलते हैं, तो बंदरगाह को पत्तन नगर बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी लोगों को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लेकिन इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आप बन सकते हैं मैं उनको पहले सोचता हूँ। मैं एक ही क्वेश्चन के पीछे नहीं भागता हूँ कि एक क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट ऑप्शन टिक करूँ, चलिए हटा दिए। पहले मैं उन सारे ऑप्शन को टेक आउट करता हूँ, जो जो ऑप्शन मुझ पर बनते हैं, देन मैं उसके बाद आंसर टिक करता हूँ। जैसे कि इसका तो आंसर हो जाएगा लोथल, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अब मैं देखूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को पूछा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं उसको देखूंगा। जैसे कि पहला है, मैंने इस पर सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसके बाद जो आंसर है वो मेरे यहाँ पर है, मैं उन आंसर्स को डायरेक्ट करता जाऊंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी दी थी सबसे पहले चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी। चार्ल्स मैसन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी तो चार्ल्स मैसन ने दे दी, लेकिन इस पर सर्वे का काम किसने किया था। इस पर सिंधु घाटी सभ्यता पर सर्वे का काम किसके द्वारा किया गया था, तो मैं आपको बता दूं जेम्स कलिंगम के द्वारा इस पर सर्वे का काम किया गया था। यहाँ तक तो ठीक है कि जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने, और सर्वे का काम किसने किया, जेम्स कलिंगम ने। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसने नाम दिया था कि हाँ इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता ही बोलेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसको नाम किसने दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता हम इसी को बोलेंगे, तो ये दिया था जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल ने क्या किया था, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को नाम दिया था कि हाँ हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलेंगे। और लेकिन इसमें से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई का काम किसने किया था। इसकी खोज हो गई, सर्वे का काम हो गया, इसकी नाम पड़ गया, लेकिन इसकी अब ये चलता है कि इस पर खुदाई का काम कौन करेगा। तो इस पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का काम किसने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का काम किसने किया था, तो वो किया था दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का काम किया था, ये क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अब इसमें से हम ऑप्शन डी देखते हैं, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं जिस किसी भी शहर के पीछे दड़ो लिखा हो तो वो पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। जैसे कि मोहनजोदड़ो, जोड़ो, चंदोदड़ो, ये कहाँ पर है, सारे पाकिस्तान के अंदर है। तो पहले हम इनको टेक आउट करते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो दिया हुआ है, तो मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता बताइए, ये क्वेश्चन बनता है। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो मैं आपको बता दूं जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो रही थी, इसकी खुदाई की जा रही थी, तो मोहनजोदड़ो शहर में जब मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई की गई तो उसमें एक क्या पाया गया, एक स्विमिंग पूल पाया गया, जिसे हम बोलते हैं स्नानागार। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल पाया गया। तो ये एक इसकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी। अब इसी में से बनता है कि चंदोदड़ो के बारे में एक दो विशेषता बताइए। चंदोदड़ो शहर की एक दो विशेषता बताइए। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता आती है, चंदोदड़ो की जब खुदाई की जा रही थी तो इसमें सबसे पहले सौंदर्य का सामान मिला था। सौंदर्य बोले तो जैसे कि बालों को काटने के लिए कंघा, क्रीम पाउडर, काजल, बिंदिया, ये सब मिला था। ये इसकी प्रमुख विशेषता। और जो दूसरी विशेषता थी, जब प्रमुख शहर खोजे गए तो उनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें यानी कि ऊंची ऊंची दीवार मिली गई, जिन्हें हम दुर्ग कहते हैं। लेकिन जब चंदोदड़ो शहर की खुदाई की गई, लेकिन वहाँ पर एक भी दुर्ग नहीं मिला। वो यानी कि एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जो दुर्ग रहित है। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जो दुर्ग रहित है, तो वो हो जाएगा चंदोदड़ो। अब जोड़ो की बात करते हैं, तो जोड़ो कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट अब ऑप्शन ए देखते हैं कि ऑप्शन ए कालीबंगन दिया हुआ है। तो कालीबंगन किस
राज्य में स्थित है? कालीबंगन सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है इसमें से कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान के अंदर पड़ता है। यहाँ पर खुदाई के समय क्या मिला था? यहाँ पर खुदाई के समय क्या मिला था? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर खुदाई के समय नक्काशीदार ईंटें मिली थी। यहाँ पर क्या मिला था? तो इसमें जब खुदाई की जा रही थी तो यहाँ पर खुदाई के समय नक्काशीदार ईंटें मिली थी, जो उन ईंटों पर जो चित्र बने हुए थे। तो सबसे पहले ईंट के ऊपर बिल्ली का पैर दिया था और उसके पीछे नहीं, मतलब शायद जब ईंट खोजी गई तो उसके ऊपर कुत्ते का पैर था, पीछे बिल्ली का पैर था, यानी कि इससे ये लगता था कि बिल्ली कुत्ते का पीछा कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो वो लोथल हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन में थे हम जितने क्वेश्चन अपने माइंड से बना सकते हैं वो पहले हमें सारे टेक आउट करने हैं, देन उसके बाद हमें आंसर टेक करना है। ये होता है ग्रुप डिस्कशन। तो मैं तो ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें नटराज, ऑप्शन बी दिया हुआ है नृत्य करती हुई बालिकाएं, ऑप्शन सी दिया हुआ है बुद्ध, ऑप्शन डी दिया हुआ है नरसिम्हा। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण निम्न में से कौन सी रचना थी? तो नटराज। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में नटराज तो थे नहीं। बुद्ध की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में बुद्ध भी नहीं थे। और नरसिम्हा शायद मुझे नहीं लगता ये होंगे। तो नृत्य करती हुई बालिका, ये ऑप्शन 90% मुझे लगता है कि ये ही होगा। तो पहले हमने सारे ऑप्शन टेक आउट करे, देन हम इस पर आंसर करेंगे कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से कौन सी थी? तो नृत्य करती हुई बालिका, ये एक महत्वपूर्ण रचना थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसी में से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में बनता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी किस नदी के किनारे थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो इससे आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के ही किनारे थी। तो कहाँ पर थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहती है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है चांदी का उपयोग, ऑप्शन बी दिया हुआ है सोने का उपयोग, ऑप्शन सी दिया हुआ है लोहे का उपयोग, या ऑप्शन डी दिया हुआ है तांबे का उपयोग, तांबा का उपयोग। तो क्वेश्चन क्या कहता है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? लोहा, सोना, चांदी या तांबा का? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो सबसे पहले बता दूं लोहा हो जाएगा। लेकिन पहले हम सारे ऑप्शंस को टेक आउट करेंगे, जब देन उसके बाद हम आंसर टिक करेंगे। लेकिन इसका आंसर तो हमें पता है कि लोहा हो जाएगा। चलिए पहले देखते हैं कि तांबे की बात कर लेते हैं। तो तांबे की खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो तांबे की खोज प्रागैतिहासिक काल, जैसे पाषाणकालीन बोलते हैं, उस समय तांबे की खोज सबसे पहले खोज की गई थी। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि किस तत्व की खोज सर्वप्रथम की गई थी? किस तत्व की खोज सर्वप्रथम की गई थी? तो तांबे की खोज सर्वप्रथम यानी प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल में आदि मानव के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस तत्व की खोज की गई थी? सबसे पहले किस तत्व की खोज की गई थी? तो वो तांबे की खोज की गई थी। कब? पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल में। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, तो हमने इसमें से क्या कर लिया? तांबा को ऑप्शन को टेक आउट कर लिया, यानी ऑप्शन डी तो होगा नहीं। अब बात कर लेते हैं कांसा की। फिर आता है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के बाद सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में क्या किसकी खोज हुई थी? तो सिंधु सभ्यता में कांसा की खोज हुई थी, यानी सबसे पहले तांबे की खोज हुई, फिर कांसा की खोज हुई। तो सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज होगी। अब देन आता है वैदिक काल, फिर आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल में किसकी खोज की गई? वैदिक काल में मतलब हम कलयुग की बात कर लेते हैं। कलयुग, वैदिक काल कलयुग से ही आरंभ हो गया था वैदिक काल। तो वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में लोहे की खोज की गई थी। तो सबसे पहले पूछा था सर्वप्रथम किसकी खोज की गई थी? किस तत्व की खोज की गई? तो तांबे तत्व की खोज की गई। देन सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज की गई। फिर आता वैदिक काल। तो वैदिक काल में किसकी खोज की गई? तो लोहा की खोज हो गई। यानी कि इसमें से तांबा हटा दिया, कांसा हटा दिया, तो लोहा हमारा सही आंसर हो गया। लेकिन चांदी और सोने की बात कर लेते हैं। अब चांदी और सोने की बात करते हैं तो चांदी का प्रचलन किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? चांदी का प्रचलन किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। चांदी का प्रचलन सर्वप्रथम किया गया था, यानी गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चांदी का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम कब किया गया था? यह प्रचलन ज्यादातर कब चलता था? सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों ने सोने के सिक्के चलाने का प्रचलन किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 टेक आउट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो लोहे की गई थी। यानी कि पाषाण काल की बात की जाए सर्वप्रथम
तामा खोजा गया था, सिंधु सभ्यता में कांसा खोजा गया, फिर लोहा खोजा गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 टेक आउट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत निम्न में से कौन सी थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है कृषि, ऑप्शन बी दिया हुआ है व्यापार, ऑप्शन सी दिया है बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी दिया है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन। चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन। तो इसमें से आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जो उस समय व्यापार इस समय इतना चलता नहीं था, बढ़ईगिरी की बात करें तो बढ़ईगिरी भी नहीं थी और चाक पर बनाए गए बर्तन भी नहीं थे। यानी सिंधु सभ्यता, जब सभ्यता चलाई जाती है तो किस पर सबसे ज़्यादा टिकी होती है? तो वो अपनी कृषि पर सबसे ज़्यादा टिकी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। यानी सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत निम्न में से कौन सी थी? ना तो व्यापार होगा, ना बढ़ईगिरी होगी, ना ही चाक पर बनाए गए बर्तन होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि पर सिंधु अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा टिकी थी। लेकिन इसमें जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दिया है व्यापार और बढ़ेगी, सबसे पहले हम ऑप्शंस को टेक आउट करेंगे, देन हम उसके बाद आंसर टिक करेंगे। तो व्यापार की बात कर लेते हैं। तो व्यापार किस काल में सर्वाधिक चला करता था? व्यापार किस काल में सर्वाधिक चला करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में व्यापार सर्वाधिक चला करता था। और बढ़ईगिरी की बात करते हैं तो बढ़ईगिरी किसके शासनकाल या किस काल में सर्वाधिक चलती थी? बढ़ईगिरी किस काल में सर्वाधिक इसका जो प्रचलन था वो होता था? तो मौर्य काल में बढ़ईगिरी का प्रचलन होता था। तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 टेक आउट कर लिया। यानी इसका आंसर हो जाएगा सिंधु अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? तो कृषि पर सिंधु अर्थव्यवस्था टिकी थी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ऑप्शन बी दिया हुआ है ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। ऑप्शन सी दिया हुआ है ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद, या ऑप्शन डी दिया हुआ है यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इन चारों ऑप्शन को पहले हम ध्यान से देखना है, देन अपने माइंड में ग्रुप डिस्कशन करना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। सबसे पहले हमें अथर्ववेद अलग ध्यान में रखना है। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद की जो खोज की गई थी या इस पर कुछ लिखा गया था वो वैदिक काल में, यानी कलयुग में लिखा गया था। वैदिक काल में हम लोगों के द्वारा ही इस पर लिखा गया था, यानी कि लिखा गया था। अब वेद त्रयी की बात करें तो वेदों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उन्हें वेद त्रयी संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो वेदों के जो देवताओं के द्वारा लिखे गए हैं, जो देवताओं के द्वारा लिखे गए वेद हैं उन्हें संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। और जो अथर्ववेद है वो वैदिक काल में लिखा गया, तो इसको तो ये तो होगा ही, यानी अथर्ववेद को एक तरफ हटा दो या फेंक दो। तो ये ऑप्शन में देखा तो इसका आंसर तो अथर्ववेद होगा ही नहीं। तो संयुक्त रूप से वेद त्रयी पूछ रहा है तो ऑप्शन ए देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद है इसमें तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी की तरफ आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें भी अथर्ववेद है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद नहीं है। सो दिस इज आवर आंसर। सो ये आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यानी कि वेद त्रयी संयुक्त रूप से किन किन वेदों को कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। यानी कि देवताओं के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें भी अथर्ववेद है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अथर्ववेद की जो रचना है वैदिक काल में की गई थी। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें जो महत्वपूर्ण है इसमें टोटका, काला जादू ये सब बताया गया है। अथर्ववेद में क्या क्या बताया गया? तो काला जादू, टोटका वगैरह ये सब बताया गया। तो ये हमारे लायक है नहीं, तो ये इसको हटा देते हैं। ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद में कौन सा मंत्र दिया हुआ है? ऋग्वेद में कौन सा मंत्र दिया हुआ है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है। ओम भूर्भुवः तत्सम पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये ऋग्वेद में दिया गया है। अगर मैं पूछता हूँ कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, इसी में से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चंस मैंने सारे लिखे हुए हैं, लेकिन जो इसके आंसर हैं वो मेरे माइंड में, जो इसके क्वेश्चंस की जो नोट्स हैं मैं आपको इस डिस्प्ले के बगल में थोड़ा प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो होगा ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। इसमें सबसे पहले जो इसमें जाति का निर्धारण है, ऋग्वेद की बात की जाए कि इसमें जाति का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? ऋग्वेद में जाति का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो इसमें जाति का निर्धारण काम के आधार पर किया गया है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं किसी को पढ़ाने लग जाऊँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का कार्य क्या है? किसी को पढ़ाना, तो मैं ब्राह्मण होगा। अगर अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद में जो जाति का निर्धारण है वो मतलब तुम्हारे वंश के आधार पर है। जैसे किसी का जन्म
जाट परिवार में हुआ तो वो जाट से संबंधित हो गया, ब्राह्मण के परिवार में हुआ तो ब्राह्मण से संबंधित हो गया, यादव परिवार से यादव में हो गया, बघेल परिवार से बघेल में हो गया। तो ऐसे ही ये चलते जाते हैं अथर्ववेद और ऋग्वेद से। और सामवेद की बात कर लेते हैं। जैसे कि सामवेद में सा से संगीत, तो संगीत से संबंधित है सामवेद। और यजुर्वेद की बात करते हैं, या से कौन कौन से संबंध वर्ड बन सकते हैं, जैसे कि यज्ञ हो गया, युद्ध हो गया। तो यज्ञ और युद्ध यजुर्वेद में बताया गया, सामवेद में सा से संगीत बताया गया है, अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका वगैरह ये सब बताया गया। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और जो संगीत संगीत की चर्चा किस वेद में, तो सामवेद में। यजुर्वेद में किसकी चर्चा, युद्ध और यज्ञ की। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका की चर्चा है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 5 भी टेक आउट कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। राजा वैदिक काल में अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बलि, ऑप्शन बी दिया हुआ है विद, ऑप्शन सी दिया हुआ है बर्मन, या ऑप्शन डी दिया हुआ है कर। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। वैदिक काल में जो राजा अपने जनता से जो कर जो वसूलते थे उसे बलि कहते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया। तो कहाँ से लिया गया, दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है भगवत गीता से, ऑप्शन सी है मत्स्य पुराण से, या ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद से। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो 99% इसका आंसर सारे लोग जानते ही होंगे कि सत्यमेव जयते लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सारे ऑप्शंस को टिक आउट करना है, देन हमें अपना आंसर टिक करना है। तो ऋग्वेद हमने देख लिया, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का जो गायत्री मंत्र किस वेद में, ऋग्वेद में है। तो ये हो गया, इसमें जाति का निर्धारण काम के आधार पर किया गया है। तो ऋग्वेद हो गया। भगवत गीता की बात कर लेते हैं। भगवत गीता है क्या, इसका जो नाम है, कब पढ़ा, इसके पहले का नाम सबसे पहले जान लेते हैं। तो मैं बता दूं, महाभारत काल से पहले जो एक किताब चलती थी उस किताब का नाम था जय संहिता। उसमें लगभग 8800 श्लोक थे, यानी कि 8800 श्लोक थे उस किताब में, जय संहिता किताब में। लेकिन उसके बाद महाभारत हुआ, तो महाभारत के बाद वेद व्यास जी ने इसमें इसी किताब में जय संहिता किताब में 1 लाख श्लोक और ऐड कर दिए, यानी कि जोड़ दिए। तो इसका नाम हो गया महाभारत। तो यानी पहले इसका किताब का नाम था जय संहिता, फिर वेद व्यास जी के द्वारा इसमें 1 लाख श्लोक और जोड़ दिए गए, तो इसका नाम हो गया महाभारत। मैं आपको बता दूं, इस महाभारत में कितने पर्व हैं, तो इसमें 18 पर्व हैं या 18 लेसन, जैसे अब प्रेजेंट में लेसन बोलते हैं, लेकिन उस समय लेसन को पर्व बोला जाता था। तो इस महाभारत में कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं या 18 लेसन हैं। जो इस लेसन में से जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वो उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व। उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व। इस पर्व में क्या कहा गया है, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यानी कि इसमें उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण इस भीष्म पर्व में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है या अधर्म पर धर्म की जीत होती है। तो इसी पर जिसमें श्री कृष्ण जी ने सारे उपदेश दिए हैं, तो इसी को अलग से एक नाम दे दिया गया, भगवत गीता, जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं गीता। तो यही है भगवत गीता की कहानी। यानी सबसे पहले जय संहिता किताब थी महाभारत काल से पहले, तो उसमें 2800 श्लोक थे, यानी कि 8800 श्लोक थे। बाद में महाभारत काल के बाद वेद व्यास जी के द्वारा इसमें 1 लाख श्लोक और जोड़ दिए गए, तो इसका नाम हो गया महाभारत। महाभारत में कितने लेसन हैं, तो 18 लेसन हैं, जिन्हें पर्व बोला जाता है। तो 18 पर्व हो गए। इसका महत्वपूर्ण पर्व, इन सारे पर्वों में कौन सा महत्वपूर्ण पर्व है, तो वो है भीष्म पर्व। तो इसमें भीष्म पर्व हो गया। लेकिन भीष्म पर्व में जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है तो भीष्म हो गया। इसमें कृष्ण जी ने क्या बताया, अर्जुन को उपदेश दिए हैं कि कैसे अधर्म पर धर्म की विजय होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो ये हो गया, ये अलग से पार्ट हो गया, इसी को बोलते हैं भगवत गीता। मत्स्य पुराण की बात की जाए, जो मत्स्य पुराण में प्राचीन राजवंशों की ज़्यादातर कथाएं सुनने को मिलती हैं। मत्स्य पुराण में ज़्यादातर प्राचीन जो कथाओं की प्राचीन कथाएं ज़्यादा मिलती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो किस राजवंश के बारे में बताया गया, तो वो सातवाहन राजवंश के बारे में बताया गया। सातवाहन से एक क्वेश्चन बनता है कि सातवाहन का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था।
सातवाहन का, इसी में से क्वेश्चन याद आ गया कि सातवाहन का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था। सातवाहन का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था, तो वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और लेकिन इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, तो वो शायद था, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ वो शायद हॉल था, उसका नाम हॉल था। तो सातवाहन का सबसे बड़ा जो शासक था वो हॉल था। लेकिन सबसे प्रतापी राजा पूछे सातवाहन का, तो वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक मैं आपको एक फैक्ट या इंपोर्टेंट की बात बता दूं, जो सातवाहन राजवंश ने ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भूमि दान की है। एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि किस राजवंश ने ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भूदान दिया है, यानी कि भूमिदान दिया है, तो वो कौन सा राजवंश था, सातवाहन राजवंश। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने टेक आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो ऑप्शन ए है इसमें अशोक मौर्य का रूमनदेही स्तंभ लेख जो कि नेपाल में स्थित है। ऑप्शन बी है मूर्ति, ऑप्शन सी है पीपल वृक्ष, ऑप्शन डी है बौद्ध मठ। यानी कि ये पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो ऑप्शन ए दिया है इसमें अशोक मौर्य का रूमनदेही स्तंभ लेख जो कि नेपाल में स्थित है। ऑप्शन बी दिया है मूर्ति, ऑप्शन सी दिया है पीपल वृक्ष, या ऑप्शन डी दिया है बौद्ध मठ। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रूमनदेही स्तंभ जो कि नेपाल के अंदर पड़ता है। इसे गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के द्वारा अंकित किया जाता है। लेकिन हमें पहले क्या करना है, सारे ऑप्शंस को टिक आउट करना है। जितने जितने ऑप्शन हम पे आ रहे हैं हमें उनको पहले टिक आउट करना है, देन हमें आंसर टिक करना है। तो इसमें पीपल वृक्ष दिया हुआ है जिसे ज्ञान का संदेश बोलते हैं। जब गौतम बुद्ध बड़े होने लगे तो उन पर ज्ञान आने लगा, तो ज्ञान का संदेश किसे बोलते हैं, तो पीपल वृक्ष को। यानी कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक वृक्ष के नीचे हुई थी, और किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो उसे क्या बोलते हैं, तो बोधि वृक्ष इसे बोला जाता है, बोधि वृक्ष इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जन्म का संकेत किसे बोलते हैं, जन्म का संकेत किसे कहते हैं, तो हाथी को गौतम बुद्ध के जन्म का संकेत बोलते हैं। लेकिन इसी के एक और क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध का जवानी का संकेत किसे कहते हैं, इनके जवानी का संकेत किसे कहते हैं, तो घोड़ा को इनके जवानी का संकेत कहते हैं। और मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है वो लुम्बिनी में नेपाल के अंदर हुआ था। लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई, पीपल वृक्ष जिसे हम बोधि वृक्ष बोलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने टेक आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं कितनी बौद्ध संगति हुई थी, तो चार बौद्ध संगति हुई थी। अब इसमें क्या करना है, हम पहले तो सारे ऑप्शन को टेक आउट करेंगे, लेकिन हमें इसमें क्या क्या क्वेश्चन देखने हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई। बौद्ध संगति के साथ साथ हम देखेंगे कि कब हुई थी, कौन से ईसा पूर्व पहले, किस ईसा पूर्व पहले कब कौन सी संगति हुई थी, और उस समय कौन सा राजा था, और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। यानी कि हम इतने सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में थे टेक आउट कर लेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन ए दिया है वैशाली, ऑप्शन बी दिया हुआ है कश्मीर, ऑप्शन सी दिया है राजगृह, ऑप्शन डी दिया है पाटलिपुत्र। तो प्रथम पूछ रहा है, तो प्रथम जो बौद्ध संगति है, आपको पहले बौद्ध संगति बता दूं, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह। प्रथम मान लीजिए प्रथम कहाँ से अपना जन्म होता है, तो घर से जन्म होता है, तो गृह में प्रथम आपको डायरेक्ट याद हो जाएगी। प्रथम हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ पूछ लिया चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। यानी प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली नगर में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में। यानी कि प्रथम राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन कश्मीर, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन कश्मीर, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ष यानी ईसा पूर्व पहले हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व पहले हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व पहले हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पहले हुई थी, और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो पहली सदी के दौरान हुई थी, पहली सदी के दौरान हुई थी। यानी प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व पहले, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व पहले, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में, कब हुई थी 255 ईसा पूर्व पहले,
चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी, तो ये हुई थी पहली सदी के अंदर। अब जानते हैं इनके समय जो संगति हो रही थी जब, तो राजा कौन कौन थे और अध्यक्ष कौन कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में 483 ईसा पूर्व, उस समय राजा थे, उस समय राजा अजातशत्रु थे, राजा अजातशत्रु, उस समय राजा कौन थे, राजा अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो वैशाली में 383 ईसा पूर्व पहले, उस समय राजा थे राजा कालाशोक, राजा कौन थे, राजा कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व पहले, और उस समय राजा कौन थे, उस समय राजा थे राजा अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, उस समय राजा थे कनिष्क, राजा कनिष्क, जिसे हम द्वितीय अशोक भी बोलते हैं। आप समझते हैं इनके हेड कौन थे, यानी कि अध्यक्ष कौन थे उस समय। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह के अंदर 483 ईसा पूर्व पहले, और राजा अजातशत्रु के समय, राजा अजातशत्रु के समय, और उस समय जो हेड थे वो थे महाकश्यप। उस समय हेड कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली के अंदर हुई 383 ईसा पूर्व पहले, और राजा कौन थे, राजा कालाशोक। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे सावकवीन। और तृतीय बौद्ध संगति की बात की जाए, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व राजा अशोक के समय, और उस समय जो हेड थे मोगली पुत्रिस थे, उस समय हेड कौन थे, मोगली पुत्रिस थे। तो ये तीन होगी। चौथी बची, चौथी चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर पहली सदी में हुई थी। उस समय राजा थे राजा कनिष्क, जिसे हम द्वितीय अशोक भी बोलते हैं। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र उस समय अध्यक्ष थे। तो ये उस क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, यानी कि इसका जो आंसर है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, तो राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व पहले, राजा अजातशत्रु और महाकश्यप हेड थे या अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या प्रवचन कहाँ पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या प्रवचन कहाँ पर दिया था। तो ऑप्शन ए है गया में, या ऑप्शन बी है सारनाथ जो कि यूपी के अंदर है, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी है वैशाली में। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो पहले हमें सारे ऑप्शन को टेक आउट करना है। तो जो उसका आंसर हो जाएगा, जो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था, यूपी के अंदर। पहला उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में। किसको दिया, अपने 5 मित्रों को दिया था। किसको दिया, अपने 5 मित्रों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था या प्रवचन दिया था। कहाँ पर दिया था, यूपी के सारनाथ में। चलिए अब देखते हैं पाटलिपुत्र की बात की जाए तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व, और पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व पहले। इन्होंने जो उपदेश दिया था अपने 5 मित्रों को दिया था, कहाँ पर, सारनाथ यूपी में, जिसे बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे। इसी में से क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। श्रावस्ती में दिए थे, क्योंकि जिस समय ये उपदेश दिया करते थे श्रावस्ती में, तो उस समय बारिश ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसलिए ये बारिशा में कहीं पर ज़्यादा निकलते नहीं थे, इसलिए वहीं बैठे बैठे ये उपदेश दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका देहांत कहाँ पर हुआ। गौतम बुद्ध का देहांत कहाँ पर हुआ था, तो यूपी के कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था, जिसे हम महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं। यानी कि इन्होंने जो अपना पहला उपदेश है, इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ, यूपी में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इनका जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ, इनकी मृत्यु कुशीनगर यूपी में हुई, और इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश यूपी के श्रावस्ती में दिए थे। तो यह मतलब ये जो महात्मा बुद्ध हैं, ज़्यादातर इनका जन्म स्थान और मरण स्थान है वो यूपी के अंदर हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक पाठ, ऑप्शन बी है पाली पाठ, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक पाठ, ऑप्शन डी है चित्रलेखनीय पाठ। यानी कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। ऑप्शन ए प्राकृतिक पाठ, ऑप्शन बी पाली पाठ, ऑप्शन सी संस्कृत पाठ, ऑप्शन डी है चित्रलेखनीय पाठ। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो रचना की गई थी उसे पाली पाठ बोलते हैं। और प्राकृतिक पाठ की बात की जाए तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। सांस्कृतिक पाठ की बात की जाए तो ये वैदिक काल यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित है।
चित्रलेखनीय पाठ की बात की जाए तो ये सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता आपने सारे शहर देखे होंगे तो उनके ऊपर चित्र बने हुए हैं, यानी चित्रों के द्वारा एक्सप्लेनेशन करना ये उनका उस समय ग्रंथ चलते थे। तो चित्रलेखनीय पाठ सिंधु सभ्यता से, सांस्कृतिक पाठ हिंदू धर्म से या वैदिक काल से, पाली पाठ बौद्ध धर्म से, और प्राकृतिक पाठ प्राकृत पाठ ये थे जैन धर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली पाठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी बोलते हैं, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, निम्न में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? यानी कि अलेक्जेंडर और पोरस ने निम्न में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो अलेक्जेंडर को ही सिकंदर बोलते हैं। तो सिकंदर और पोरस ने निम्न में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन ए है हाइड स्पीच, ऑप्शन बी है झेलम नदी के किनारे, या ऑप्शन सी है पानीपत, या ऑप्शन डी है तराइन। लेकिन इसमें आपको एक कन्फ्यूज हो रहा होगा कि जो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई है वो हाइड स्पीच की लड़ाई हुई है, लेकिन इसमें आंसर झेलम नदी हो जाएगा। यानी कि झेलम नदी के किनारे ये हाइड स्पीच की लड़ाई हुई थी, लेकिन इसका आंसर झेलम नदी ही क्यों, हाइड स्पीच क्यों नहीं? लेकिन क्योंकि झेलम नदी को ही ग्रीक भाषा में, झेलम को ग्रीक भाषा में हाइड स्पीच बोलते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है झेलम हो जाएगा। सिकंदर और जो पोरस की लड़ाई हुई थी वो हाइड स्पीच की लड़ाई हुई थी, ठीक है, लेकिन कहाँ पर हुई थी? झेलम नदी के किनारे हुई थी, झेलम नदी के किनारे हुई थी। मैं आपको बता दूं ये लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये लड़ाई 326 ईसा पूर्व पहले, 326 ईसा पूर्व पहले सिकंदर और पोरस के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी तो झेलम की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य निम्न में से किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए है गार्गी ने, या ऑप्शन बी है मनु ने, ऑप्शन सी है बाण ने, या ऑप्शन डी है पतंजलि ने। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? महाभाष्य किसने लिखा था? तो जो महाभाष्य लिखा था इसका आंसर तो हो जाएगा पतंजलि। लेकिन हम सारे क्वेश्चन पहले ऑप्शंस को टेक आउट करेंगे, देन हम आंसर टिक करेंगे। तो महाभाष्य किसने लिखा था? तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। लेकिन गार्गी ने क्या लिखा था? गार्गी ने क्या लिखा था? तो गार्गी ने गार्गी संहिता लिखी थी, गार्गी संहिता एक किताब लिखी थी। मनु की बात करते हैं तो मनु ने मनु स्मृति लिखी थी, मनु स्मृति एक किताब लिखी थी। मैं आपको बता दूं ये मनु स्मृति किताब बहुत ही विवादों में रहती है, क्योंकि इसमें इसने एसटी और महिलाओं के बारे में इस किताब में कोई भी चर्चा नहीं की है, यानी कि ये तुच्छ समझता था SC ST और नीचे जाति के लोगों और महिलाओं को। ये मनु है बहुत ही तुच्छ समझता था, इसलिए ये किताब विवादों में पहले रही थी। और बाणभट्ट ने क्या लिखा है? बाणभट्ट या ऑप्शन सी इसमें जो दिया हुआ है बाण ने, तो बाणभट्ट ने क्या लिखा हुआ है? तो बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित किताब लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा महाभाष्य किसने लिखा है? तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी है वेद, ऑप्शन सी है आर्यसूत्र, ऑप्शन डी है अंग। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, अंग। अंग यानी अंग से संबंधित है। इसमें जो ये किताब जो अंग है इसमें 12 अंग और 12 उपांग दिए हुए हैं। जो जैन साहित्य संबंधित है ग्रंथों, किस ग्रंथ से संबंधित है? अंग ग्रंथ से, जिसमें 12 अंग और 12 उपांग दिए हुए हैं, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक की बात की जाए तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेद की बात की जाए तो ये हिंदू धर्म या वैदिक काल से संबंधित है, हिंदू धर्म से वेद संबंधित है, वेद संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए है 21वें तीर्थंकर, ऑप्शन बी है 24वें, ऑप्शन सी है 23वें, या ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है 22वें तीर्थंकर। तो इसका जो आंसर है वो सबको पता होगा, महावीर स्वामी लास्ट में तीर्थंकर थे, यानी कि 24 में। अब तक 24 तीर्थंकर रहे हैं, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन इससे पहले कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी हो गए, लेकिन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। मैं आपको बता दूं कि पार्श्वनाथ ने चतुरायन का सिद्धांत दिया था, यानी कि 4, जिसमें कि 4 सिद्धांत आते हैं, पार्श्वनाथ ने दिए थे, यानी कि चतुरायन का सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिया था। चतुरायन सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? सबसे पहले आता है चोरी नहीं करना, दूसरे नंबर पर आता है धन संग्रह नहीं करना, तीसरे नंबर पर आता है अहिंसा का पालन करना, यानी कि हिंसा नहीं करना, और चौथे पर आता है झूठ नहीं बोलना, यानी कि झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना और अहिंसा के रास्ते को अपनाना। ये पार्श्वनाथ ने, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, ये इन्होंने चतुरायन का सिद्धांत दिया था। लेकिन जो महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर, इन्होंने इसमें एक और सिद्धांत जोड़ दिया जिसे पंचायन कहा गया, पंचायन सिद्धांत।
इन्होंने कहा गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन इसी में से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, पहले तीर्थंकर कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिन्होंने चतुरायन का सिद्धांत दिया। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जिन्होंने पंचायतन का एक और सिद्धांत जोड़ दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उन्होंने चतुरायन सिद्धांत में चोरी नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और अहिंसा का पालन करना, ये चतुरायन का सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए है 261 ईसा पूर्व पहले, ऑप्शन बी है 263 ईसा पूर्व पहले, ऑप्शन सी है 232 ईसा पूर्व पहले, ऑप्शन डी है 240 ईसा पूर्व पहले। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, 261 ईसा पूर्व पहले, 263 ईसा पूर्व पहले, या 232 ईसा पूर्व पहले, या 240 ईसा पूर्व पहले। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, 261 ईसा पूर्व पहले कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो मैं आपको बता दूं कलिंग युद्ध किस राजा से संबंधित है, कलिंग युद्ध किस राजा से संबंधित है। तो कलिंग युद्ध अशोक राजा से संबंधित है। मैं आपको बता दूं जब अशोक का राज्याभिषेक हो रहा था, यानी कि 269 ईसा पूर्व पहले जब अशोक का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उसके 8वें वर्ष ही राजा अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। तो और उसने अब इसी में से एक और क्वेश्चन बनता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। तो इस वक्त एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताया गया कलिंग युद्ध में, और मैं आपको ये फैक्ट की बात बता दूं जब कलिंग युद्ध हो रहा था तो उस समय इतनी मारकाट हुई थी, इतनी लाशें बेची थी कि अशोक का हृदय पलट गया और उसने उसी समय से यानी कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वें शिलालेख में अशोक के 10वें शिलालेख में क्या बताया गया है, अशोक के 10वें शिलालेख में क्या बताया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा इसमें धर्म की चर्चा की गई है, जिसे धम्म कहा गया है, जैसे क्या कहा गया है तो धम्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में समझ जाता है कि 11वें शिलालेख में क्या कहा गया है, 11वें शिलालेख में क्या कहा गया है, अशोक के 11वें शिलालेख में क्या कहा गया है। तो उसने कहा है कि मेरे ब्राह्मण अधिकारियों को सताया नहीं जाएगा, ये इसके 11वें शिलालेख में कहा गया है। 16 क्वेश्चन हो गया। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे और क्यों गुजारे थे, ये भी आपको बताना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे और क्यों गुजारे थे। ऑप्शन ए है काशी में, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है उज्जैन में, या ऑप्शन डी है श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक के अंदर पड़ता है, यहाँ पर गुजारे थे। तो इसका जो आंसर है हालांकि सबको पता होगा, श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक के अंदर पड़ता है, इसने यहाँ पर अपने अंतिम दिन गुजारे थे। और क्यों गुजारे थे, क्योंकि इसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। इसने अपने अंतिम दिनों में क्या किया था, इसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। क्योंकि जो जैन धर्म में जो मृत्यु होती है वो किस विधि से होती है, संलेखन विधि के द्वारा होती है। जैन धर्म में जो मृत्यु की जाती है वो संलेखन विधि के द्वारा होती है। संलेखन विधि अगर आपको किसी को नहीं बताऊँ मैं आपको बता दूँ, संलेखन विधि में भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, यानी तपस्या करने लगते हैं, बिना खाए सब कुछ छोड़ देते हैं और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो इसीलिए ये एकांत में श्रवणबेलगोला कर्नाटका में संलेखन विधि द्वारा जैन धर्म इसने अपना ही लिया था और संलेखन विधि के द्वारा तपस्या करने बैठ गया। तो इसलिए इसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व पहले हो गई, 298 बिफोर कास्ट जब हो गई इसकी 298 ईसा पूर्व पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब तक हमने ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के सारे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो कर लिए। अब थोड़े से हम करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से थोड़े हम अब करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं कि करंट के कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। मेरा एक ही सिद्धांत है, जो भी क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन मुझको इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं एक नोट्स बना लेता हूँ उसके, और चाहे वो करंट के हो चाहे स्टैटिक जीके हो। और करंट से एक और क्वेश्चन बनते हैं जो हाल ही में स्टैटिक जीके जैसे ही क्वेश्चन करंट से बन जाते हैं, वो भी मैं इस पेज पे लिख लेता हूँ। वो मैं आपको डिस्प्ले के साइड में शो कर दूंगा, अब वहाँ से ही उतार सकते हैं। तो हमने 17 क्वेश्चन कर दिया। अब 17 क्वेश्चन के बाद 18 क्वेश्चन करता है कि हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय एमएसएमई, अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि करंट के क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, करंट आप देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन, ये नोट्स मैंने हवाल जो अभी किए हैं ये खान सर के नोट्स हैं, ये खान सर के नोट्स हैं। और जो अभी करंट अफेयर्स जो मैं करने जा रहा हूँ वो कुमार गौरव सर की नोट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में
किस राज्य को राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए यूपी को, ऑप्शन बी एमपी को, ऑप्शन सी ओडिशा राज्य को, या ऑप्शन डी झारखंड राज्य को। तो जो हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अवार्ड जो हाल ही में किस राज्य को दिया गया है? तो वो ओडिशा राज्य को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, यूनेस्को में कितने विरासत स्थल शामिल है? यूनेस्को में कितने विरासत स्थल शामिल है? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 39, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है या 54। तो जो यूनेस्को में विरासत स्थल शामिल है तो वो 40 विरासत स्थल शामिल है। मैं आपको बता दूं 40 में से 7 नेचुरल यानी प्राकृतिक स्थल है, और 32 की बात की जाए तो 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, और एक मिश्रित यानी मिक्स स्थल है जो कि कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम के अंदर पड़ता है। यानी कि 40 यूनेस्को में विरासत स्थल शामिल है इंडिया के। 20 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हुई रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है? हाल ही में हुई रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी एमपी। तो मैं आपको बता दूं एमपी ने पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है, यानी कि जो हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने जीते तो वो एमपी ने, यानी विजेता एमपी रहा है मध्य प्रदेश, और उप विजेता मुंबई रहा, यानी मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी ये जीते हैं। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अपने ये नोट्स में लिखा हुआ है। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो 20 क्वेश्चन हो गए, और 21 क्वेश्चन हो गए। अब 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में एयर इंडिया का विलय किस में कर दिया गया है? हाल ही में एयर इंडिया का विलय किस में कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए टाटा, या ऑप्शन बी इसरो, या ऑप्शन सी JIO, या ऑप्शन डी है DRDO। तो एयर इंडिया का विलय जो किया गया है वो टाटा में कर दिया गया है। पहले भी टाटा में था लेकिन फिर बाद में अलग हो गया, फिर टाटा में मिला दिया गया है। 23वां क्वेश्चन है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है IIT रुड़की, ऑप्शन बी है IIT कानपुर, या ऑप्शन सी है IIT गांधीनगर, या ऑप्शन डी है IIT खड़गपुर। तो उसका जो परम गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा कहाँ पर निकलती है? तो उत्तराखंड रुड़की। तो IIT रुड़की से संबंधित है परम गंगा। इसमें से आप कौन से सुपर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे लिखे हुए हैं। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो IIT खड़गपुर में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है इसी में, परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। इसी में से एक और क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। लेकिन इसी में से एक और क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो हो जाएगा परम सिद्धिकी, इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। लेकिन इसी में से ये पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो हो जाएगा फ्रंटियर, जो कि US ने बनाया है। ये इंडिया वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। 24 क्वेश्चन हमारा, एशिया का सबसे बड़ा 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन ही मैंने इसमें लिए थे जो कि बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। 24 क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर शुरू किया गया? ऑप्शन ए है यूपी के अंदर, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन सी है लद्दाख, या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र के अंदर। तो जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जाएगा। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि G20 की जो G20 की अगली बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? 2023 में जो G20 की बैठक की जाएगी वो कहाँ पर की जाएगी? तो वो इंडिया के अंदर की जाएगी, और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर की जाएगी। और हाल ही में कहाँ पर हुई G20 की बैठक, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 25 क्वेश्चन हमारा, 21 जुलाई 2022 को जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 21 जुलाई, अब थोड़ी करंट अफेयर्स आ गई, और जो इससे पहले क्वेश्चन थे जो हाल ही में करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जी के क्वेश्चन बनते जा रहे थे वो क्वेश्चन थे, अब लेकिन करंट अफेयर्स है। 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहले ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक, या ऑप्शन डी है MP। तो मैं आपको बता दूं जो 2022 में 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो नीति आयोग इस इंडेक्स को जारी करता है।
नीति आयोग से संबंधित नीति आयोग जैसे आ गया हमारे माइंड में, पहले ये आना चाहिए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। और इसके CEO और उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और CEO की बात की जाए तो परमेश्वर अय्या इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इनोवेशन इंडेक्स आया तो ये 3 कैटेगरी में आता है कि सबसे बड़ा जो सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं, सबसे छोटे राज्य में आता है और सबसे बड़े राज्य में आता है, और यूटी में आता है। तो सबसे बड़े राज्यों की बात की जाए तो सबसे बड़े राज्यों में किसने टॉप किया? तो वो कर्नाटक राज्य ने टॉप किया। और छोटे राज्य की बात की जाए तो छोटे राज्यों में किसने टॉप किया? तो मणिपुर राज्य ने टॉप किया। अगर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी की बात आ जाती है तो उसमें किसने टॉप किया? यानी चंडीगढ़। बड़े राज्यों में कर्नाटक, छोटे राज्यों में मणिपुर, और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ राज्य ने टॉप किया है। और इसको कौन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका हेड प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी होते हैं। 26 यूपी की बात की जाए तो यूपी 7वें नंबर पर है। सो यूपी 7वें नंबर पर है बड़े राज्यों में पहले नंबर पर कर्नाटक और 7वें नंबर पर यूपी है। 26 क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में कौन सा राज्य, जो इंडिया की रैंक कौन सी राज्य नहीं, इंडिया की रैंक कौन सी आई है? तो इंडिया की रैंक 87 आई है। 87वीं रैंक इंडिया की आई है। लेकिन फर्स्ट रैंक पूछी जाए तो फर्स्ट रैंक जापान की आई हुई है। उसी का पासपोर्ट सबसे मजबूत पासपोर्ट माना जाता है। और लेकिन सबसे लास्ट में रैंक किसकी आई है? तो अफगानिस्तान की सबसे लास्ट में रैंक आई है। आपको एक और कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है या राजधानी क्या है अफगानिस्तान की। 27 क्वेश्चन हमारा कि 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? या आपको ज़्यादातर 99.99% सभी भाइयों को पता होगा कि जो है 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हुई है उनकी? तो द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई है। इनके विपक्ष में कौन थे? तो यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में थे। लेकिन 15वें राष्ट्रपति पूछे जा रहे हैं द्रौपदी, लेकिन 14वें राष्ट्रपति पूछे जाए जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं तो वो रामनाथ कोविंद थे। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद है, पूर्व यानी कि एक्स प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी यशवंत सिन्हा विपक्ष के नेता थे जो द्रौपदी मुर्मू के साथ लड़े गए थे। द्रौपदी मुर्मू इसकी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी वेंकैया नायडू की बात की जाए तो ये वाइस प्रेसिडेंट है। 28 क्वेश्चन हमारा 22 जुलाई 2022 को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 22 जुलाई 2022 को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है दिनेश गुणवर्धने, ऑप्शन बी है रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन सी है गोटाबाया राजपक्षे, या ऑप्शन डी है जो बाइडेन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि 22 जुलाई 2022 को किस देश के श्रीलंका के कौन नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं दिनेश गुणवर्धने। कौन चुने गए? दिनेश गुणवर्धने। लेकिन यहीं पर ये तो PM चुने गए। यहीं अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन की बात की जाए तो USA सबसे जो ताकतवर देश की बात किया तो वो USA अमेरिका है। उसी के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। गोटाबाया राजपक्षे ये पूर्व श्रीलंका के कौन थे? राष्ट्रपति थे। और पूर्व जो रिटायर हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वो कौन थे? तो महिंदा राजपक्षे थे, PM थे। 29 क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन ए है इसमें SBI, ऑप्शन बी है उसमें वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूनियन बैंक, या ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो जो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा हाल ही में शुरू की गई है वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। स्टेट बैंक इंडिया के जो सबसे बड़े क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खारा इसके अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है। अब 30 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे नोट्स का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है? हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है? ऑप्शन ए है दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन बी है मोरमुगांव बंदरगाह, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या ऑप्शन डी है कामराजार बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। तो आई होप मेरा ये ग्रुप डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। भाई मैं तो आपको सीधी बता दूं, मैं तो ऐसे ही अपने आप ग्रुप डिस्कशन करता हूँ। मैं अपने माइंड में मतलब मैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल अपने सामने या कोई ईंट वगैरह या मेरा बैग मैं धर लेता हूँ, या फ़ोन ही ज़्यादा मैं फ़ोन ही धर लेता हूँ। इसी को मैं एक मान के चलता हूँ कि मेरे सामने कोई मेरा दोस्त बैठा है तो उसी से मैं ग्रुप डिस्कशन करता हूँ। मैं उसी की आंखों में आंखें डाल कर
ग्रुप डिस्कशन करता हूँ ताकि आगे वाले एग्जामों में मैं एग्जाम को क्रैक कर सकूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट शेयर अपनी फीडबैक जरूर देकर जाना। थैंक यू। जय हिंद।